नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी ओडिशा से टकराए तूफान यास की। देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन की। जानेंगे मोदी सरकार के 7 साल में कितनी बढ़ी मुश्किलें, लक्षद्वीप प्रशासक के किस फैसले ने बढ़ा रखी है परेशानी। बात करेंगे कि क्यों मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं रामदेव। और बुलेटिन के आखिर में बात व्हाट्सएप की सरकार को दी गई चुनौती की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी तमिलनाडु सरकार। कांग्रेस शासित पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही कर चुके हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास। केंद्र सरकार को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान, सोशल मीडिया संबंधी नियम में दिखती है सरकार की मनमानी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया दावा, केंद्र सरकार इन नियमों के जरिए सोशल मीडिया मंचों पर चाहती है नियंत्रण। वैक्सीन की कमी के लिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा लोगों को सही समय पर नहीं मिली वैक्सीन, नहीं तो बच सकती थी कई जान। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 380 अंकों की बढ़त के साथ 51,018 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 94 अंकों की बढ़त के साथ 15,302 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत से परेशानी में है और ऐसे में एक ही महीने में देश को दो तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पश्चिमी तट पर तूफान ताउते आया था और अब बारी पूर्वी तट की थी, जहां ओडिशा में आज तूफान यास पहुंच गया। तो यास ने कहां पहुंचाया नुकसान और सरकार की क्या थी तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। यास तूफान आज सुबह करीब 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया। 10:30 से 11:30 के बीच वो दक्षिणी बालासोर के 20 किलोमीटर करीब से गुजरा। इस दौरान हवाओं की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी। इसके बाद तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया और बालासोर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पहुंचा। तूफान के कारण बालासोर के तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र के किनारे बनी कई कॉलोनियों में समुद्र का पानी भर गया है। बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी तूफान का असर देखा जा रहा है। तूफान यास के कारण झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं पटना सहित बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर तो बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। बंगाल के दीघा और मंदारमानी में होटलों और दुकानों में समुद्र का पानी भर गया है। बंगाल की नादिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया, पश्चिमी बर्धमान, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, हावड़ा, कोलकाता पोर्ट, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी कोलकाता, सेंट्रल मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिणी कोलकाता, हुगली, बेहला में एक टीम तैनात है। वहीं ओडिशा के बालासोर में 3 टीमें और एक इंजीनियर्स की टीम की तैनाती की गई है। अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक ऑपरेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि तूफान के असर से हाल शहर में 40,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। इस दौरान 4-5 लोग घायल भी हुए। छोछुरा में भी करीब इतने ही घरों को नुकसान हुआ है, जबकि पंदुआ में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ कोलकाता के अलीपुर स्थित मौसम विभाग के ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने चक्रवात से निपटने के लिए मौजूद संसाधनों का जायजा लिया। यास का असर दिख रहा है, अब ये धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में किसानों का आंदोलन 6 महीने बाद भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए। आज किसानों ने काला दिन बनाने का निर्णय लिया था और अधिकांश राज्यों में इसका असर भी दिखाई दिया। तो कहां रहा किसानों के विरोध प्रदर्शन का असर, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों ने आज दिल्ली के तीनों बॉर्डर सिंघू, गाजीपुर और टीकरी पर काले झंडे लहराए। पलवल के अटोहा धरना स्थल पर भी काले झंडे लगाकर किसानों ने नए कृषि कानूनों का विरोध किया। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांवों में भी काले झंडे लगाए जाने की खबरें मिल रही हैं। ग्रामीणों ने अपने घरों और वाहनों पर भी काले झंडे लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की है। हालांकि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताकर
लगाकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, किसान धरना खत्म करके वापस नहीं जाएंगे। इससे पहले सरकार के साथ जो भी बातचीत हुई थी, यदि सरकार फिर भी बातचीत करना चाहती है तो बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां पर पहले खत्म हुई थी। नए सिरे से नई रूपरेखा के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। किसान इसके लिए नहीं मानेंगे। सरकार यदि नहीं मानती है तो किसान 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अब किसान संगठन 27 मई को धरना स्थल पर सफेद झंडा लहराएंगे। उन्होंने आह्वान किया है कि किसान सफेद झंडा लगाकर शांति का संदेश दें। बताएं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ ही वार्ता चाहते हैं, लेकिन नए कृषि कानूनों को वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। 6 महीने बाद भी किसान पूरे जोश में हैं। किसान संगठन तो दावा कर रहे हैं कि उनकी तैयारी 2024 की है, जब देश में चुनाव होंगे। सरकार ने यदि किसानों की मांग नहीं मानी तो देश की सत्ता में परिवर्तन भी हो सकता है। 7 साल पहले भी देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ था और केंद्र में मोदी सरकार बनी थी। आज मोदी सरकार को बने 7 साल पूरे हो चुके हैं। वादा था अच्छे दिन का, लेकिन क्या 7 साल में अच्छे दिन आए? देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद कई योजनाएं चालू की। मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, लेकिन इनका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका नाम अब बीजेपी नेता भी सुनना नहीं चाहते। लेकिन बात यदि शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, रोजगार की हो तो मोदी सरकार इन सभी मोर्चों पर फेल हुई है। आज देश में महंगाई दर दहाई के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतें कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुकी हैं। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें 2013 के मुकाबले लगभग आधी हैं। 2013 में भी देश में पेट्रोल किसी भी राज्य में 100 रुपए प्रति लीटर नहीं बिका था। महंगाई तो बढ़ी, लेकिन लोगों को काम नहीं मिला। बेरोजगारी की दर 14% से ज्यादा हो गई है। पिछले साल तो एक समय ये 35% के पास पहुंच गई थी, यानी हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार था। सरकार इसके पीछे स्वास्थ्य मुसीबत को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन जब स्वास्थ्य मुसीबत ने देश में दस्तक नहीं दी थी, उस दौर में भी बेरोजगारी दर नए रिकॉर्ड बना रही थी। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो आज दुनिया देख रही है। महामारी के मरीजों के मामले में भारत रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार न तो वैक्सीन उपलब्ध करा पा रही है, न दवा, न बेड, न ऑक्सीजन। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का दावा किया। इस साल नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी भी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाया। 2 साल से तो देश में हालात ऐसे हैं कि परीक्षाएं भी नहीं हो रही हैं। आज भी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके अलावा सरकार के जिन फैसलों ने देश को मुसीबत में डाला, उनमें मोदी सरकार के बनने के तुरंत बाद योजना आयोग को समाप्त करने का लिया गया बड़ा फैसला है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग को लेकर आज भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट्स डेटा का एक प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। वो सरकारी योजनाओं की ऑडिट करती थी और बताती थी कि चीजें कैसे चल रही हैं। इसके जाने के बाद सरकार आपको जो भी देती है उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। दावे तो इसे लेकर बहुत किए गए थे, लेकिन आज बीजेपी के नेता भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि नोटबंदी पूरी तरह से असफल साबित हुई। इससे देश की अर्थव्यवस्था जिस मुसीबत में फंसी, उससे आज तक निकल नहीं पाई। 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू कर दी। एक देश एक टैक्स के नाम पर लाई गई ये योजना लागू करने में की गई जल्दबाजी का नुकसान आज भी देश को हो रहा है। सरकार ने कई बार इसमें बदलाव किए। हालत ये है कि जो जीएसटी 2017 में लागू की गई थी, 2021 तक वो आधी से ज्यादा बदल चुकी है। आज व्यापारी से लेकर उद्योग जगत तक जीएसटी की पेचीदगियों से परेशान है, लेकिन सरकार इसे अपनी असफलता मानने को तैयार नहीं है। अच्छे दिन लोगों के भले ही ना आए हों, लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन जरूर आ गए। 7 साल से पार्टी केंद्र की सत्ता में है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली छोड़ बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में या तो एनडीए की सरकार है या फिर बीजेपी द्वारा नियुक्त प्रशासक के हवाले शासन व्यवस्था है। इन प्रशासकों के फैसलों के कारण कई प्रदेशों में सियासत भी जमकर हो रही है। लक्षद्वीप का मामला तो कोर्ट तक पहुंच गया है, तो क्यों लक्षद्वीप को लेकर देश में हो रही है राजनीति? देखिए ये रिपोर्ट।
लक्षद्वीप में इन दिनों सियासत गर्म है। वैसे लक्षद्वीप में कोई विधानसभा नहीं है, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आज यहाँ जमकर सियासत हो रही है। लक्षद्वीप की सियासत का असर तमिलनाडु में भी दिख रहा है और उससे ज्यादा केरल में। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस भले ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखते हों, लेकिन लक्षद्वीप के मामले में दोनों एक साथ हैं और इन दोनों के निशाने पर हैं बीजेपी और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें मोदी सरकार ने चुना है। प्रफुल्ल पटेल के सहारे पीएम मोदी की भी घेराबंदी की जा रही है। प्रफुल्ल पटेल की पीएम मोदी से करीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में जब अमित शाह एक मामले में फंसे और उन्हें गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की जगह प्रफुल्ल पटेल को ही गुजरात का गृह मंत्री बनाया था। प्रफुल्ल पटेल सिर्फ लक्षद्वीप ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के भी प्रशासक हैं, लेकिन उनका एक फैसला इस समय सबसे ज्यादा विवाद में बना हुआ है। विवाद का कारण है एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बीफ या बीफ उत्पादों को लक्षद्वीप में कहीं भी बेच, खरीद, स्टोर या उसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। लक्षद्वीप की 99% आबादी मुस्लिम है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल के आदेश का विरोध हो रहा है। इस फैसले के विरोध में लक्षद्वीप बीजेपी यूनिट के करीब 8 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रफुल्ल पटेल के फैसले पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लक्षद्वीप समंदर में भारत का गहना है। सत्ता में बैठे अज्ञानी यहाँ मनमानी कर रहे हैं। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूँ। लक्षद्वीप के लोग द्वीपों की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को गहराई से समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिनमें वे रहते हैं। उन्होंने हमेशा इसकी रक्षा और पोषण किया है। भाजपा सरकार और उसके प्रशासन को इस विरासत को समाप्त करने, लोगों को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। संवाद लोकतंत्र को कायम रखता है। लक्षद्वीप के लोगों से सलाह क्यों नहीं ली जा सकती? उनसे क्यों नहीं पूछा जा सकता कि वे क्या मानते हैं कि उनके लिए और लक्षद्वीप के लिए क्या अच्छा है? जो कुछ नहीं जानता वो ऐसा कैसे कर सकता है? प्रफुल्ल पटेल के फैसले से मोदी सरकार भी घिरती दिख रही है। वैसे मोदी सरकार के बड़े समर्थक माने जाने वाले बाबा रामदेव भी इन दिनों घिरते दिख रहे हैं। एलोपैथिक दवाओं पर दिए गए उनके बयानों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को नोटिस भेज दिया है। तो क्या है इस नोटिस में जिससे रामदेव दिख रहे हैं परेशान? देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान पर बाबा रामदेव फंसते जा रहे हैं। बाबा रामदेव ने वीडियो में कहा था कि एलोपैथी बकवास और दिवालिया साइंस है। हालांकि बाबा ने बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। इस पर एसोसिएशन का कहना है कि रामदेव ने जो बयान दिया है उसके जवाब में अगर वो अगले 15 दिनों में वीडियो जारी नहीं करते और लिखित रूप से माफी नहीं मांगते तो वो उनसे 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की डिमांड करेंगे। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर एलोपैथी इलाज के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया था। आईएमए ने रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा था। डॉक्टर्स की संस्था ने रामदेव पर मुकदमा चलाने की मांग भी की थी। आईएमए ने नोटिस में लिखा था कि बाबा रामदेव ने ये दावा किया है कि रेमडेसिविर, फेविफ्लू और डीजीसीआई से अप्रूव दूसरी ड्रग्स की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। अपने इस दावे से उन्होंने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य मंत्री की साख को चुनौती दी है। महामारी के मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल की मंजूरी केंद्र की संस्था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जून-जुलाई 2020 में दी थी। ये भ्रम फैलाने के लिए बाबा रामदेव पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। रामदेव ने फेविपिराविर को बुखार की दवा बताया था। इससे पता चलता है कि मेडिकल साइंस को लेकर उनका ज्ञान कितना कम है। आपको बता दें कि इससे पहले महामारी के लिए बनाई गई अपनी दवा की लॉन्चिंग के दौरान भी रामदेव ने डॉक्टर्स को जान लेने वाला कहा था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। अब एलोपैथी के बारे में भ्रम फैलाने के लिए बाबा रामदेव क्या हर्जाना भुगतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रामदेव मुश्किल में हैं, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। यानी साफ है अभी ये मामला और बढ़ेगा। रामदेव और आईएमए में टकराव चल रहा है। टकराव ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास एक देश समोआ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ चुनावों में सत्ताधारी दल को हार मिली है, लेकिन वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग दोबारा चुनाव कराना चाह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ और ही फैसला दे रहा है। हाल ये है कि समोआ की संसद में ही ताला डाल दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पॉलिनेशियाई देश समोआ में हाल ही में चुनाव हुए थे और जनता ने यहाँ 40 साल से शासन कर रही ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पार्टी को खारिज करके मताफा की फास्ट पार्टी को सत्ता सौंप दी है। जनता का फैसला भले ही परिवर्तन के लिए हो, लेकिन समोआ में सत्ता जाने से नाखुश वर्तमान पीएम ट्विलाइपा सैलेले मेलेले गाओई ने पद छोड़ने से मना कर दिया है।
हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश की मुखिया चुनी गई नाओमी मताफा को संसद के बाहर एक तंबू में शपथ लेनी पड़ी। नाओमी मताफा समोआ की पहली महिला पीएम बनी है। नाओमी ने पीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन मेलिले गाओई ने इस शपथ ग्रहण समारोह को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने तो चुनाव नतीजे भी मानने से इनकार कर दिया है। मेलिले गाओई ने नए चुनाव कराए जाने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन मतदान से 5 दिन पहले समोआ की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में हुए चुनावों को सही करार दिया और नाओमी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब नाओमी पीएम पद की शपथ लेने के लिए संसद भवन पहुंची तो उन्हें संसद के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी दल ने गेट पर ताला लगा दिया था। इस विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री चुनी गई मताफा ने अपने मंत्रियों के साथ बाहर टेंट में ही शपथ ले ली। 51 सदस्यीय समोआ की संसद के लिए अप्रैल में हुए चुनाव में HRPP और फास्ट के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। दोनों पार्टियों ने 25-25 सीटें जीत ली थीं। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली और उसने फास्ट को अपना समर्थन दे दिया। HRPP ने सत्ता बचाने के लिए कानून का सहारा लिया और अदालत में कहा कि विरोधियों ने महिला सांसद कोटे का पालन ठीक तरह से नहीं किया है। नतीजा ये हुआ कि देश में चुनाव आयोग ने अप्रैल के मतदान के नतीजों को रद्द किया और 21 मई को नए चुनाव का ऐलान किया, लेकिन 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों को सही करार देते हुए मेलिले गाओई की योजना बिगाड़ दी। अब देखना है कि समोआ के सियासी खेल में किसकी सत्ता बरकरार रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात व्हाट्सएप की सरकार को चुनौती की। जब से केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की, तभी से सभी के मन में ये सवाल गूंज रहा था कि अगर इन कंपनियों ने सरकार के इन शर्तों को नहीं माना तो क्या ये प्लेटफॉर्म्स भारत में बंद हो जाएंगे। और कल जब सरकार की तरफ से दी गई समय सीमा खत्म हुई तो हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि क्या अब भारत में इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। सरकार का कहना था कि उसके आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है। सरकार ने इन नियमों को लागू करने के लिए जो 3 महीने का समय दिया था वो आज खत्म हो गया, लेकिन इन नियमों ने अब विवाद का रूप ले लिया है। सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ नए IT नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस मुकदमे में आज से लागू होने वाले नए IT नियमों को रोकने की मांग की गई है। व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का केस मंगलवार 25 मई को फाइल किया गया। व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है और ये एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों की निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा। हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ हैं जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की निजता की बात करता है। इस बीच हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यावहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ जुड़ना भी जारी रखेंगे, जिसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब देना भी शामिल है। इसी के साथ गूगल और फेसबुक ने भी कहा था कि वो नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। IT नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने की ओर काम कर रहे हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।